हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम मैकाट्रॉनिक सिस्टम का यूनिट 4 लेकर आए हैं, वन शॉट इसका इंडस्ट्रियल कंट्रोलर जिसका नाम है। फ्रेंड्स, ये हम बीटेक के जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स होते हैं थर्ड ईयर के फिफ्थ सेम में, वो लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, उनका कल एग्ज़ाम भी है। और जो हमारा ये मैकाट्रॉनिक सिस्टम है, इसकी जो AKTU का सिलेबस है उसके मुताबिक ना तो आपको यूट्यूब पे कोई वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर कराया गया हो यूनिट वाइज, और ना ही इसका क्वांटम मार्केट में इजीली अवेलेबल है। फ्रेंड्स, इस वन शॉट में मैं आपको इतना डाटा सफिशिएंट प्रोवाइड करा दूंगा जिसको आप पढ़कर अपनी लैंग्वेज में लिखकर काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रियल कंट्रोलर की डेफिनेशन। इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स आर डिवाइसेस और सिस्टम्स डेट कंट्रोल प्रोसेसेस एंड मशीनरी इन इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स। फ्रेंड्स, जो हमारी इंडस्ट्री होती है उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस परफॉर्म हो रही होती हैं, बहुत सारी मशीनरी परफॉर्म हो रही होती है। उन प्रोसेस को और मशीन्स को जो कंट्रोल करता है वो हमारा इंडस्ट्रियल कंट्रोलर कहलाता है इंडस्ट्री के अंदर। फ्रेंड, जो हमारा इंडस्ट्रियल कंट्रोलर होता है वो प्रोसेस और जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको बहुत ही एफिशिएंट तरीके से कंट्रोल करता है और उनको बहुत ही रिलायबल बनाता है। इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स फ्रेंड्स हमारे बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि PLC, SCADA, DCS, बहुत तरीके के होते हैं। लेकिन जो हमारा ये यूनिट है इसमें हम मेन तौर पर हमें जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें PLC के बारे में पढ़ना है, जो हमारा एक इंडस्ट्रियल कंट्रोलर है। PLC के टाइप्स पढ़ना है, हमें PLC की वर्किंग पढ़ना है, उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं वो पढ़ना है, उसके एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज। मेनली PLC के बारे में अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो आप ये बहुत ही अच्छे से यूनिट कर पाएंगे। तो मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले है हमारा PLC, जिसको हम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A PLC is a specialized industrial computer used for automating electromechanical process in industry। फ्रेंड, जो हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में परफॉर्म हो रही होती हैं ऑलरेडी, उनको जो ऑटोमेटिक मैनुअल से ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करता है, उसी तरीके का वो किसकी हेल्प से हो रहा है, वो हमारा एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। और वो इंडस्ट्रियल कंप्यूटर क्या है, वो है हमारा PLC। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, आ PLC इज अ स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल कंप्यूटर। PLC हमारा एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल कंट्रोलर है जो हमारा ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस जो होती हैं हमारी उसमें यूज़ होता है इंडस्ट्री में। फ्रेंड्स, ये क्या करता है, इट रीड्स इनपुट फ्रॉम सेंसर। ये सेंसर से हमारा इनपुट को रीड करेगा, देन उसको प्रोसेस करेगा, जो हमारा प्रोग्रामर के द्वारा प्री रिटन प्रोग्राम टाइप कर रखा है उसको अकॉर्डिंग टू इनपुट और आउटपुट, उसके मुताबिक ये उसको प्रोसेस करेगा और कंट्रोल करेगा। फ्रेंड्स, आउटपुट को मतलब एक्चुएटर पे ये अपना जो सिग्नल भेजेगा उसी के मुताबिक आपका एक्चुएटर कंट्रोल होगा। तो ये हमारा क्या है, PLC इज अ स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल कंप्यूटर यूज फॉर ऑटोमेटिंग इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोसेसेस इन इंडस्ट्री। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस को ये ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल करता है, इनपुट रीड करता है सेंसर से, प्रोसेस करता है और आउटपुट के पास मतलब एक्चुएटर के पास वो भेजता है। देन उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग एक्चुएटर आपका वर्क करता है। फ्रेंड्स, PLC को हम एक तरीके से माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, जो कि हमारा एक कंट्रोल सिस्टम पे बेस होता है। और फ्रेंड्स, PLC को हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए भी यूज करते हैं। फ्रेंड्स, PLC को हमने जब डेवलप किया था, ये क्या कहते हैं, किसका रिप्लेसमेंट था, PLC डेवलप कराई क्यों? फ्रेंड्स, हमारे पास पहले चलता था क्या कहते हैं, हार्ड बाइट रिले लॉजिक सिस्टम चलता था। वो बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन होता था उसका और उसमें बहुत सारे वायर होते थे। अगर आपको कोई भी ऑपरेशन चेंज करना है तो वायर को चेंज करना पड़ता था। देन हमारे दिमाग में ख्याल आया था, एक कंपनी थी जिसके दिमाग में ख्याल आया कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए ताकि ये इसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए हार्ड बाइट रिले लॉजिक सिस्टम का। देन वहीं से PLC का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। फ्रेंड, जो टर्म PLC है क्या कहते हैं, ये एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है हमारा एलेना ब्रॉडली कंपनी का। तो आप ये बेसिक नॉलेज क्या कहते हैं, मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी है, आप ये अपने एग्जाम में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। तो चलिए इसका हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं PLC का क्या है। सबसे पहले इसमें आता है पावर सप्लाई यूनिट। फ्रेंड्स, इसका जो क्या कहते हैं ब्लॉक डायग्राम है वो आपको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा एक प्रॉपर एक स्लाइड में। तो अभी आप थ्योरी देख लीजिए, ब्लॉक डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन पहले थ्योरी देखिए। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट क्या करता है फ्रेंड्स, कन्वर्ट AC टू DC पावर टू रन द PLC। PLC को रन कराने के लिए हमें DC पावर की ज़रूरत होती है। तो ये जो हमारा पावर सप्लाई यूनिट है ये फ्रेंड्स AC को DC में कन्वर्ट कर देता है एंड प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल फॉर द इंटरनल कंपोनेंट। जो फ्रेंड्स हमारे PLC के अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स लगे हैं उनको ये उनके मुताबिक वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। अगला हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम CPU भी कहते हैं। फ्रेंड्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, द ब्रेन ऑफ द PLC डेट एग्जीक्यूट्स द कंट्रोल प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी। जो इस CPU के अंदर एक मेमोरी होता है, उस मेमोरी में हमारे प्रोग्रामर ने PLC की प्रोग्रामिंग की होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा CPU है वो PLC का एक तरीके से ब्रेन है, जो उसमें प्रोग्रामिंग की गई है उसको ये क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करता है एंड मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड अदर कंपोनेंट्स। और फ्रेंड, जितने भी हमारे इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा आउटपुट मॉड्यूल है, इनपुट मॉड्यूल है, उनके बीच एक कम्युनिकेशन को ये मैनेज करता है।
थर्ड नंबर पर आता है हमारा मेमोरी। मेमोरी क्या होता है फ्रेंड्स, आपके मोबाइल में भी मेमोरी कार्ड होता है, उसमें क्या करते हैं बेसिकली, उसमें कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं। सेम में वही यहाँ पे काम है मेमोरी का, स्टोर द यूज़र प्रोग्राम, लैडर लॉजिक और अदर कंट्रोल लॉजिक। फ्रेंड जितना भी कोई भी प्रोग्राम अगर पीएलसी में प्रोग्रामिंग करता है तो वो प्रोग्रामिंग कहाँ पे स्टोर होती है, तो वो प्रोग्रामिंग मेमोरी में स्टोर होती है। इंक्लूड्स एरिया फॉर डाटा स्टोरेज, इनपुट आउटपुट स्टेट्स एंड सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। अगला हम देखते हैं इनपुट मॉड्यूल आता है हमारा। इनपुट मॉड्यूल क्या है, इंटरफेस विद सेंसर टू रिसीव सिग्नल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो इनपुट मॉड्यूल है फ्रेंड, वहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स लगे होंगे, बहुत सारे ट्रांसड्यूसर लगे होंगे जो हमारा रिसीव करेंगे, सिग्नल को रिसीव करेंगे इन्वायरमेंट से। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, स्विचेस हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हो गया, टेम्परेचर सेंसर्स हो गया, हीट सेंसर्स हो गया, बहुत तरीके के भी सेंसर्स हो सकते हैं। तो वो हमारे कहाँ पे लगे होंगे, वो हमारे सारे इनपुट मॉड्यूल में लगे होंगे, वो हमारा सेंस करेंगे इन्वायरमेंट से। फिर आता है हमारा आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट मॉड्यूल क्या करेंगे, इनपुट मॉड्यूल ने सेंस किया सिग्नल और उसको कंट्रोल सिस्टम में भेज दिया, मतलब सीपीयू में भेज दिया। और यहाँ पर आउटपुट मॉड्यूल क्या कर रहा है, सेंड कंट्रोल सिग्नल टू एक्चुएटर्स। जो हमारा कंट्रोल सिग्नल सीपीयू से आउटपुट मॉड्यूल में आया, वो आउटपुट मॉड्यूल क्या करेगा, एक्चुएटर को सिग्नल सेंड करेगा। और हमारे एक्चुएटर किस तरीके के होते हैं, एक्चुएटर यहाँ पे हो गया, मोटर हो गया, सोलोनॉइड हो गया, रिले हो गया। तो हमारा आउटपुट मॉड्यूल ने क्या किया, आउटपुट मॉड्यूल ने हमारे जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनको एक्चुएटर को सेंड किया, और एक्चुएटर ने क्या किया, एक्चुएटर ने जो हमारे सिग्नल रिसीव किया उनके मुताबिक वही मोशन किया। मतलब क्या कहते हैं, आप एक तरीके से समझ सकते हैं, कोई रोबोट है तो रोबोट के सीपीयू ने कंट्रोल जो मॉड्यूल है उसको सिग्नल भेजा कि आपको 2 कदम आगे चलना है। तो वहाँ पे एक्चुएटर ने क्या किया, एक्चुएटर ने उस सिग्नल को रिसीव किया और 2 कदम आगे बढ़ा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे आउटपुट मॉड्यूल का मतलब। अगला है हमारा प्रोग्रामिंग डिवाइस। फ्रेंड्स पीएलसी में बिना प्रोग्रामिंग के कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग डिवाइस हमें ऐसी चाहिए जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम पीएलसी में अपना फिट कर सकें या कोई सॉफ्टवेयर के जरिए उसमें डाल सकें। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या है, प्रोग्रामिंग डिवाइस यूज टू राइट, मॉडिफाई एंड अपलोड कंट्रोल लॉजिक टू द पीएलसी। तो फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग डिवाइस किसके लिए काम आती है, प्रोग्रामिंग डिवाइस है जो उसमें हम लिखेंगे या कोई अपना कोड मॉडिफाई करेंगे या कोई अपना नया कोड अपलोड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है हमारा लैपटॉप विद पीएलसी प्रोग्रामिंग। जैसे कि आपका एग्जांपल हो सकता है लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, या फिर कोई टैब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आप अपना प्रोग्राम उसमें टाइप करेंगे, देन पीएलसी में अपलोड करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ पीएलसी। पीएलसी कितने तरीके की होती है, पीएलसी फ्रेंड्स हमारे 2 तरीके की होती है, एक कॉम्पैक्ट पीएलसी और एक मॉड्यूल पीएलसी। इसके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। कॉम्पैक्ट पीएलसी क्या होती है फ्रेंड्स, ऑल कंपोनेंट्स सीपीयू, इनपुट आउटपुट एंड पावर सप्लाई आर हाउस्ड इन अ सिंगल यूनिट। फ्रेंड्स जो हमारी कॉम्पैक्ट पीएलसी होती है ना, उसके अंदर जितना भी हमारा इसके कंपोनेंट्स होते हैं पीएलसी के, पीएलसी सिस्टम का पूरा, सीपीयू हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट मॉड्यूल हो गया, इनपुट मॉड्यूल हो गया, और वो पावर सप्लाई है, वो एक सिंगल यूनिट के अंदर हाउस्ड होती है, मतलब सिंगल यूनिट के अंदर पैक होती है। फ्रेंड्स ये सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन, और ये बहुत ही स्मॉल स्केल एप्लीकेशन के लिए सूटेबल होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड पीएलसी, इसको हम फिक्स्ड पीएलसी भी कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं, इसमें जो इनपुट होता है वो हमारा डिसाइड, जो मतलब जितना भी मतलब क्या कहते हैं, जो कॉम्पैक्ट पीएलसी होती है उसमें जो हमारा इनपुट होता है ना, वो हमारा मैन्युफैक्चर कंपनी डिसाइड करता है। आप उसमें इनपुट में कोई चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको क्या कहते हैं, कोई टेम्परेचर का कोई ऐसा प्रोग्राम चाहिए, तो वो आपको मैन्युफैक्चर कंपनी को बताना पड़ेगा, देन वो लोग डिज़ाइन करके देंगे। तो इनपुट इसमें जो होता है वो प्री डिसाइडेड होता है बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसकी वजह से इसका लो कॉस्ट होता है, और इसके अंदर इसका जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। साइज़ छोटे होने की वजह से हमारा जो क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट पीएलसी है उनमें मेमोरी भी कम होती है। तो मैंने यहाँ पे आपको 2-3 कम से कम 4 पॉइंट बता दिए डिफरेंस के, वो 4 पॉइंट आप लिखेंगे, काफ़ी सफिशिएंट डाटा है। अगला हम देखते हैं मॉड्यूल पीएलसी। मॉड्यूल पीएलसी में क्या होता है फ्रेंड, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आर सेपरेटेड, कैन बी कस्टमाइज्ड। जो इसमें कंपोनेंट्स होते हैं जितने भी आपके, जैसे कि आपका सीपीयू हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, पावर सप्लाई हो गया, वो एक सेपरेटेड होते हैं, मतलब एक फिक्स हाउसिंग में पैक नहीं होते हैं। ऊपर वाले में हमने क्या देखा था, यहाँ पे जितने भी हमारे कंपोनेंट थे वो आर हाउस्ड इन अ सिंगल यूनिट, वो सिंगल यूनिट में पैक थे। लेकिन मॉड्यूल में क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं और उनको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्रेंड जो इसमें इनपुट होता है वो हम यूज़र डिसाइड करता है विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल। इसमें मतलब ऊपर वाले में जो कॉम्पैक्ट वाला था, कॉम्पैक्ट पीएलसी में, इसमें जो इनपुट था वो कौन डिसाइड कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही थी। लेकिन मॉड्यूल पीएलसी में इनपुट कौन डिसाइड कर रहा है, इनपुट यहाँ पे यूज़र डिसाइड कर रहा है अपने मुताबिक, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल एक तरीके का कार्ड होता है, उसमें चैम्बर, रैक टाइप का चैम्बर बना होता है, इसलिए इसको हम रैक पीएलसी भी कहते हैं। आपको अपने मुताबिक कोई सा भी क्या कहते हैं ऑपरेशन करवाना है, तो आप उस पीएलसी में उस ऑपरेशन का, उस कोडिंग का क्या कहते हैं, आप इनपुट में वो वाला मॉड्यूल इंस्टॉल करा देंगे। फ्रेंड्स इसका इसी वजह से इसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है और उसका साइज़ भी बड़ा होता है। साइज़ बड़ा होता है तो फ्रेंड्स आमतौर पर बात है उसकी मेमोरी भी ज़्यादा होती है। तो इसका पीएलसी का हम वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। पीएलसी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है,
द पीएलसी रीड्स द स्टेटस ऑफ इनपुट्स। जो पीएलसी होती है वो हमारा इनपुट के स्टेटस को रीड करती है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स, स्विचेस। देन उसको प्रोसेस करता है, जो हमें इनपुट बेस से मिला उसको प्रोसेस करेगा वो सीपीयू की मदद से। और देन उसके बाद प्रोसेस करने के बाद जो हमारा कंट्रोल सिग्नल्स सीपीयू कंट्रोल मॉड्यूल को भेजेगा, वो कंट्रोल सिग्नल वो आउटपुट को भेज देगा एक्चुएटर के पास, और एक्चुएटर किसी भी स्पेसिफिक एक्शन या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैन साइकिल। ये आपको एग्जाम में कंफर्म मिलना है, ये क्या कहते हैं 7 नंबर में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। तो देख लेते हैं हम स्कैन साइकिल क्या होता है। फ्रेंड्स, स्कैन साइकिल रेफर्स टू द टाइम टेकन बाय द पीएलसी टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारे 4 स्टेप्स होते हैं: इनपुट स्कैन, प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन एंड क्या कहते हैं आउटपुट अपडेट और प्रोसेस रिपीट। तो ये चारों एक्शन को जितना भी क्या कहते हैं टाइम लगता है एक पूरी स्कैन साइकिल कवर करने को, उसको हम बोलते हैं स्कैन टाइम। और ये चारों प्रोसेस कोई भी पीएलसी मतलब कंप्लीट करता है तो वो उसको बोलते हैं हम स्कैन साइकिल। एक तरीके से साइकिल ही तो चल रही है। पहले हम इनपुट स्कैन पे आए, फिर हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, फिर हमने आउटपुट स्कैन किया, उसके बाद डायग्नोसिस किया, कम्युनिकेशन किया, देन उसके बाद फिर हम इनपुट स्कैन पे गए, फिर हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया। मतलब ये जो 4 प्रोसेस है ना, इनको एक तरीके से रिपीट हो रहे हैं एक साइकिल की फॉर्म में, इसलिए हम इसको स्कैन साइकिल बोलते हैं। तो फ्रेंड, इसके अंदर हम देख लेते हैं प्रोसेस क्या क्या है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है प्रोसेस इनपुट स्कैन। इनपुट स्कैन में क्या करता है, रीड सिग्नल्स फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट स्कैन में जो होता है हम सिग्नल्स को रीड करते हैं इनपुट डिवाइसेस से, लाइक सेंसर, ट्रांसड्यूसर्स या फिर स्विचेस वगैरह, कोई भी जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनसे हम सिग्नल्स को रीड करते हैं। सिग्नल को अगर आपने एक बार रीड कर लिया, देन उसके बाद हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं अपने। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोसेस डाटा बेस्ड ऑन द कंट्रोल प्रोग्राम। देन उसके बाद हमारे पास आता है आउटपुट स्कैन। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद हमने आउटपुट को स्कैन किया, सेंड कंट्रोल सिग्नल्स टू द आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट लिया, इनपुट के बाद हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया अपने जो हमारे प्रोग्रामर ने उसमें पीएलसी में कोडिंग कर रखी थी उसके मुताबिक। देन हमने आउटपुट को सेंड कर दिया। आउटपुट ने क्या किया, आउटपुट जो मॉड्यूल होता है उसने कंट्रोल सिग्नल को एक्चुएटर के पास सेंड कर दिया, लाइक मोटर हमारा एक्चुएटर हो गया। तो इसमें अगला फिर हमने क्या, इसका फोर्थ प्रोसेस है डायग्नोसिस एंड कम्युनिकेशन। परफॉर्म इंटरनल चेक्स एंड कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल डिवाइसेस। फिर उसने इंटरनल चेक किया और कम्युनिकेट किया आपस में जितनी भी उसमें डिवाइसेस हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा 4 प्रोसेस हैं ये कंटिन्यू रन होते रहते हैं और इसको हम एक प्रॉपर स्कैन साइकिल कहते हैं। इसके हम एप्लीकेशन देख लेते हैं पीएलसी के। ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस में पीएलसी का यूज़ होता है। वैसे आप देख सकते हैं असेंबली लाइन में पहले मैनुअली लेबर करती थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पीएलसी हम रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं। रोबोट्स में क्या है, रोबोट्स में एक तरीके से पीएलसी प्रोग्रामिंग है, तभी तो वो वर्क कर रहा है। तो ऑटोमेटिक असेंबली लाइंस में हम इसका यूज़ करते हैं। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में मटेरियल को हैंडलिंग करने में सिस्टम में यूज़ हो रहा है। कन्वेयर बेल्ट आप इंडस्ट्री में विजिट करिए, वहाँ पे क्या कहते हैं आप पूरी तरीके से ऑटोमेटेड कन्वेयर बेल्ट हो गई। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट एक तरीके का बेल्ट होता है जिसपे हमारा मटेरियल ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन हाउस टू अनदर हाउस। जैसे आप इंडस्ट्री में देखते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं हमारा सप्लाई डिपार्टमेंट अलग होता है। मान लीजिए कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन से आपको क्या कहते हैं सप्लाई में भेजना है या ट्रांसपोर्ट में भेजना है, तो वहाँ से प्रोडक्शन से सप्लाई तक एक कन्वेयर बेल्ट लगी होगी, तो वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक तरीके से होता है। तो वहाँ पे भी पीएलसी का हम यूज़ करते हैं। पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग सिस्टम, आजकल आप देखिए इंडस्ट्री में जाके जो हमारी जितनी भी पैकेजिंग हो रही है वो भी सब पीएलसी की मदद से हो रही है। मैनुअली तो कोई पैक नहीं कर रहा ना, वहाँ पे क्या कहते हैं मशीन्स है, मशीन्स के अंदर पीएलसी का यूज़ हुआ है, प्रोग्रामिंग है, तो वो वहाँ पे पीएलसी का पूरी तरीके से यूज़ हो रहा है पैकेजिंग में भी। अब हम देख लेते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। फ्रेंड्स, जो हमारा पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग होता है ना, उसमें सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स द कमांड्स एंड सिंटैक्स फॉर इंस्ट्रक्टिंग डिजिटल डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फ्रेंड, जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो कमांड्स प्रोवाइड कराता है और सिंटैक्स प्रोवाइड कराता है हमारे जो डिजिटल डिवाइस होते हैं उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए, ताकि वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकें। और हम कह सकते हैं इट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेट कैन बी इन द ग्राफिकल और टेक्सचुअल फॉर्म। फ्रेंड, जो हमारा प्रोग्रामिंग होता है पीएलसी में वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हमारा ग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकता है और टेक्सचुअल फॉर्म में भी हो सकता है। तो फ्रेंड, जो हमारा क्या कहते हैं इसको हम पीएलसी प्रोग्रामिंग को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा हो गया टेक्सचुअल लैंग्वेज, एक हो गया हमारा ग्राफिकल लैंग्वेज। फ्रेंड्स, टेक्सचुअल लैंग्वेज में हम फिर से 2 तरीके से सब डिवीजन कर सकते हैं। एक हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन लिस्ट और दूसरा हो गया हमारा स्ट्रक्चर लिस्ट। देन उसके बाद जो हमारा ग्राफिकल लैंग्वेज है उसको हम 3 में कर सकते हैं।
प्री डिस्क्राइब, जैसे कि पहला आ जाता है इसमें हमारा लैडर लॉजिक डायग्राम, दूसरा आ जाता है हमारा इसमें फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, और तीसरा आ जाता है हमारा इसमें सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। लेकिन जो हमारे सिलेबस में दे रखा है वो दे रखा है लैडर लॉजिक डायग्राम। तो इस यूनिट में हम लैडर लॉजिक डायग्राम के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LD भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं लैडर डायग्राम क्या है। अ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन रिप्रेजेंट द कंट्रोल लॉजिक इन PLC। फ्रेंड्स, ये हमारा लैडर डायग्राम एक PLC प्रोग्रामिंग करने की एक टेक्निक है, जिसको हम PLC में यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए। इसमें हम बेसिक कंपोनेंट्स इसके देख लेंगे क्या है। कॉन्टेक्ट्स होता है, इसमें कॉइल्स होता है, लैचिंग सर्किट होता है, टाइमर एंड काउंटर्स होता है। इसके बारे में मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लैडर डायग्राम क्या होता है। लैडर डायग्राम जो हमारा PLC में प्रोग्रामिंग है उसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड, जो लैडर डायग्राम होता है, लैडर लॉजिक डायग्राम इज़ द मोस्ट बेसिक और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग यूज्ड इन द PLC। फ्रेंड, जो लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग है ना, तो वो मोस्ट बेसिक है और बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में की प्रोग्रामिंग होती है जो हम PLC में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड भी है। आप ज़्यादातर देखिए तो वहाँ पर ज़्यादातर प्रेफर लोग लैडर डायग्राम को ही प्रेफर करेंगे किसी भी PLC में प्रोग्रामिंग करने के लिए। द लैडर लॉजिक डायग्राम, दे आर द सम हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड रंग। इसके अंदर फ्रेंड्स कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जिनको हम रंग कहते हैं, एंड सम वर्टिकल लाइंस कॉल्ड रेल, और उसको हम रेल कहते हैं। फ्रेंड, जो हमारा लैडर डायग्राम होता है उसमें आपको लाइंस देखने को मिलेंगी, कुछ वर्टिकल लाइंस मिलेंगी, कुछ क्या कहते हैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेंगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रंग कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम रेल कहते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा क्या कहते हैं रंग के अंदर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, वहाँ पे हम इनपुट को क्या कहते हैं प्लेस करते हैं, इनपुट को शो करते हैं, और जो राइट हैंड साइड में रंग के हम आउटपुट को प्लेस करते हैं, आउटपुट को शो करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप याद रखिए, जो हमारा लैडर डायग्राम टेक्निक है PLC में प्रोग्रामिंग करने की, उसको हम कोड कैसे पढ़ते हैं ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑलवेज रीड द प्रोग्राम इन लैडर लॉजिक प्रोग्राम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें हम लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे प्रोग्राम को, या फिर टॉप से बॉटम पढ़ेंगे। आप ऐसा मत करिएगा कि कोई भी आपको कोई लैडर डायग्राम जो कोड होता है वो PLC में पढ़ने को मिले तो आप राइट टू लेफ्ट पढ़ें या फिर बॉटम टू टॉप पढ़ें। हमेशा इसका जो कोड होता है वो लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाएगा या टॉप टू बॉटम पढ़ा जाएगा। तो इसके हमको जब बेसिक कंपोनेंट्स देख लेते हैं, इसके बेसिक कंपोनेंट्स सबसे पहला है कॉन्टेक्ट्स। कॉन्टेक्ट्स क्या करता है फ्रेंड्स, ये रिप्रेजेंट इनपुट्स कराता है, इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि स्विचेस हो गया, सेंसर्स हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, और बहुत तरीके के इनपुट्स होते हैं। तो कॉन्टेक्ट्स हमारा सिंपली कुछ नहीं है, ये इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारा आता है कॉइल। कॉइल क्या करता है, बेसिकली कॉइल भी जैसे हमारा क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉइल हमारा आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मोटर्स हो गया, रिले हो गया। फिर आता है हमारा लैचिंग सर्किट। लैचिंग सर्किट क्या होता है, यूज टू होल्ड एन आउटपुट इज एन ऑन स्टेट। फ्रेंड्स, हमारा जो क्या कहते हैं क्या होता है, मतलब आपको मैं बेसिकली बताता हूँ। जो हमारा ये कॉन्टैक्ट होता है ना, कॉन्टैक्ट के अंदर हमारे दो तरीके के यूज़ होते हैं, एक नो कॉन्टैक्ट और एक NC कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट मीन्स होता है नॉर्मली ओपन, और NC कॉन्टैक्ट मीन्स होता है नॉर्मली क्लोज। जब फ्रेंड्स हमारा नो कॉन्टैक्ट होगा तो पुश बटन वहाँ पे ओपन होगा, पुश बटन ओपन होगा तो फ्रेंड्स जो हमारा इनपुट है और आउटपुट है उसके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। ऐसे ही हमारा जो NC कॉन्टैक्ट होता है जिसमें नॉर्मली क्लोज जिसका मतलब होता है, उसमें पुश बटन हमारा क्लोज होता है। जैसे हमारा पुश बटन क्लोज होता है तो इनपुट और आउटपुट में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा लैचिंग सर्किट क्या है, लैचिंग सर्किट फ्रेंड्स हमने जैसे ही बटन को क्या कहते हैं पुश किया तो वहाँ पे हमारा क्या कहते हैं इनपुट और आउटपुट में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। देन हमें आउटपुट मिलने लगा, आउटपुट मिलने लगेगा। देन हम जैसे ही पुश बटन से हाथ हटाएंगे वो पुश बटन ऊपर जाएगा और तुरंत क्या कहते हैं वो NO कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पुश बटन हमारा ओपन है। पुश बटन जब ओपन होगा तो इनपुट में और आउटपुट में कोई भी कंट्रोल मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं बनेगा, तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारा लैचिंग होता है, लैचिंग क्या करता है, उस जो पुश बटन है उसको होल्ड करके रखता है ऑन स्टेट में, ताकि हमें कंटिन्यूसली आउटपुट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको लैचिंग समझ में आ गया होगा। टाइमर्स एंड काउंटर्स। टाइमर्स काय के लिए यूज़ होता है, फॉर टाइम बेस्ड एंड काउंट बेस्ड ऑपरेशन के लिए हम टाइमर और काउंटर्स को यूज़ करते हैं। इसमें मैं डिटेल में आपको दिया है मैंने नीचे, वो मैं आपको बताऊंगा। आप अभी सिंपली जो मैंने लिख रखा है आप उसको ध्यान रखिएगा कि टाइमर और काउंटर फॉर टाइम बेस्ड एंड काउंट बेस्ड ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। टाइमर्स हमें PLC में टाइमर सेट करने के लिए यूज़ होता है, और काउंटर हमारा कोई भी काउंट बेस्ड हमें ऑपरेशन करना है या काउंटिंग करनी है, वहाँ पे हमें काउंटर्स का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, हम कॉन्सेप्ट इन लैडर लॉजिक अब इसमें हम थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्ट्स में नॉर्मली ओपन NO मीन्स होता है नॉर्मली ओपन, अलाउ करेंट्स व्हेन एक्टिवेटेड। नॉर्मली मतलब नॉर्मली ओपन NO मीन्स क्या हो गया, NO मीन्स हो गया नॉर्मली ओपन। इसमें हमारा जो पुश बटन होता है वो ओपन होता है। जब हमारा पुश बटन ओपन होगा तो आउटपुट और इनपुट में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा और हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। नॉर्मली क्लोज क्या होता है, नॉर्मली क्लोज हमारा NC मतलब होता है, और नॉर्मली क्लोज में हमारा जो पुश बटन होता है वो क्लोज होता है।
जब पुश बटन क्लोज्ड होगा तो वो इनपुट और आउटपुट के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और हमें आउटपुट मिल जाता है। फिर आता है हमारा कॉइल्स। कॉइल्स क्या होता है? आउटपुट एलिमेंट डेट एक्टिव एक्चुएटर्स व्हेन एनर्जाइज। फ्रेंड, जो हमारा कॉइल होता है ना, कॉइल जब एनर्जाइज होगा तब हमारा एक्चुएटर को क्या कहते हैं, एक्टिवेट कर देगा। और जब कॉइल एनर्जाइज नहीं होगा तो एक्चुएटर को एक्टिव नहीं करेगा। और एक्चुएटर कब चलेगा? जब एक्चुएटर एक्टिव होगा, मतलब जब हमारा कॉइल एनर्जाइज है तो एक्चुएटर एक्टिवेट है, और एक्चुएटर एक्टिवेट है तो हमें मोशन मिल रहा होगा, हमारा परफॉर्म एक कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो रहा होगा। लेकिन जब क्या कहते हैं हमारा कॉइल एनर्जाइज नहीं है तो जो एक्चुएटर है वो हमारा इनएक्टिव है और हम कोई भी परफॉर्म टास्क नहीं कर पा रहे होंगे। थर्ड पे आता है हमारा टाइमर्स। टाइमर्स क्या होता है? जनरेट डिले बिफोर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग आउटपुट्स। मान लीजिए फ्रेंड्स, टाइमर का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई टाइमर डिवाइस है वो आपने पीएलसी से कनेक्ट कर दिया और उसमें टाइमर आपने सेट कर दिया 10 सेकंड। मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है, बुझा हुआ है, क्या कहते हैं, क्लोज में है, तो आपको हर 10 सेकंड बाद वो बल्ब जलाना है। तो आप क्या कहते हैं उसमें टाइमर सेट कर दीजिए 10 सेकंड का और पीएलसी से कनेक्ट कर दिए, तो जैसे ही 10 सेकंड होगा वो बल्ब ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो टाइमर का मेनली काम आप समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे फ्रेंड्स हमारा काउंटर होता है। काउंट इनपुट सिग्नल्स एंड ट्रिगर एक्शन आफ्टर अ सेट काउंट इज रीच्ड। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको एक्चुएटर पे कोई टास्क परफॉर्म कराना है, लेकिन वो टास्क तभी परफॉर्म हो जब आपकी जो काउंटिंग है वो 10 के ऊपर चले जाए। तो फ्रेंड्स, आपने जो हमारा काउंटर है उसको पीएलसी से कनेक्ट कर दिया और उसमें जो हमारा काउंटिंग यूनिट है उसको हमने 10 सेलेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, सिग्नल को वो इनपुट ले रहा है और काउंट कर रहा है। जैसे ही आप 10 के ऊपर जाएंगे वो ट्रिगर होगा, और ट्रिगर होते ही क्या कहते हैं जो एक्चुएटर है वहाँ वो हमारा एक्शन करने लगेगा और हमारा जो पर्टिकुलर टास्क दिया होगा उस एक्चुएटर को वो परफॉर्म होने लगेगा। मतलब एक टाइमिंग के बाद हमारा एक्शन ट्रिगर होगा और हमारा जो एक्चुएटर है वो क्या कहते हैं परफॉर्मेंस अपना, मतलब क्या कहते हैं जो उसको ऑपरेशन दिया है उस काम को वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन या फिर जो उसको टास्क दिया है उसको परफॉर्म करेगा। फिर आता है हमारा फ्रेंड्स मेमोरी बिट। मेमोरी बिट क्या होता है? इंटरनल फ्लैग टू स्टोर इंटरमीडिएट लॉजिक स्टेट्स। मेमोरी बिट आप मेमोरी जानते हैं, कोई भी चीज़ स्टोर कराने के लिए इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। अगला हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स। इंडस्ट्रियल कंट्रोलर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पीएलसी है, स्कैडा है, रिले बेस्ड सिस्टम है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है और पीएलसी बेस्ड सिस्टम है। इस यूनिट में पीएलसी के बारे में तो आप पीएलसी के बारे में ही पढ़ के जाइएगा, बाकी ये थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, बेसिक आइडियाज़ का ले लीजिएगा। रिले बेस्ड सिस्टम क्या होता है? सिंपलेस्ट सिस्टम होता है जिसमें हम रिले का यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोल। और पीएलसी में हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे पीएलसी का यूज़ कर रहे थे कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे रिले का यूज़ कर रहे होते हैं कंट्रोल करने के लिए। रिले हमारा थोड़ा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का पड़ता है, इसमें बहुत सारे वायर्ड होते हैं तो ये इसका मेंटेनेंस भी हाई होता है, तो हम पीएलसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं आज के टाइम में। लेकिन पहले जब पीएलसी नहीं था तो हम रिले का यूज़ करते थे। लेकिन इसका कॉस्ट काफ़ी लो होता है और इसके फंक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी इसकी अच्छी होती है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम क्या होता है? कॉम्पैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर सिंपल ऑटोमेशन टास्क। फ्रेंड्स, ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और क्या कहते हैं जितने भी हमारे सिंपल ऑटोमेटिक टास्क हैं वहाँ पर आप माइक्रो कंट्रोलर ही क्या कहते हैं यूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी इनकी कॉस्ट कम होती है एज़ कम्पेयर टू पीएलसी और एज़ कम्पेयर टू स्कैडा और आपका जो रिले था। तो जितने भी हमारे छोटे टास्क होते हैं या सिंपल टास्क होते हैं वहाँ पे हम माइक्रो कंट्रोलर से बेस्ड सिस्टम का यूज़ करते हैं। लिमिटेड इन स्केबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो फ्रेंड इसकी स्केबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है। स्केबिलिटी मीन्स जो इसके साइजेस होते हैं वो ही बहुत लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़े साइज़ में ये प्रोवाइड हो जाए। इसलिए ये कहा गया है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और सिंपल प्रोसेस के लिए ये वाला जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है वो यूज़ होते हैं। अगर आपको कोई बड़ा टास्क कराना है जहाँ बड़े क्या कहते हैं साइज़ का आपको माइक्रो कंट्रोलर की मतलब कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी, इंडस्ट्रियल कंट्रोलर की, तो वहाँ पे आप माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगला हम देख सकते हैं पीएलसी बेस्ड सिस्टम। पीएलसी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल दे चुका हूँ। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, स्केलेबल होते हैं और रिलायबल होते हैं। मतलब स्केलेबल मतलब ये आपको हर साइज़ में मौजूद मिल जाएंगे, जिस तरीके से को आपको टास्क परफॉर्म कराना है, छोटा टास्क परफॉर्म कराना है तो छोटी पीएलसी मिल जाएगी, बड़ा टास्क परफॉर्म कराना है तो बड़ा पीएलसी मिल जाएगा। और फ्लेक्सिबल काफ़ी होते हैं और रिलायबल होते हैं ये। बाकी हम देख लेते हैं अब सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है पीएलसी का? नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइसेस। पीएलसी आप किस तरीके से डिसाइड करेंगे? आपको पीएलसी डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपको कितने नंबर ऑफ इनपुट और कितने नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस करना है उस पीएलसी से कनेक्ट करना है। मान लीजिए आपको 10 इनपुट डिवाइस कनेक्ट करना है या फिर 10 का आउटपुट लेना है, तो उसी हिसाब से आप मार्केट में जाके अपने पीएलसी मैन्युफैक्चर कंपनी से पीएलसी की डिमांड करेंगे। पीएलसी उसी के मुताबिक साइज़ में डिफरेंट होता है। अगर आपको ज़्यादा इनपुट और ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो उस पीएलसी का साइज़ बड़ा होगा। आपको कम इनपुट कम आउटपुट डिवाइस चाहिए तो कहते हैं पीएलसी का साइज़ स्मॉल होगा। रिक्वायर्ड स्पीड एंड प्रोसेसिंग पावर। फ्रेंड्स, हर पीएलसी की अपनी एक अलग स्पीड होती है, अपनी एक अलग प्रोसेसिंग पावर होती है। कम स्पीड वाला
आपको पीएलसी चाहिए और जिसकी प्रोसेसिंग पावर कम हो तो उसका कॉस्ट काफ़ी कम होगा। अगर आपको आपका सिस्टम क्या कहते हैं बहुत बड़ा है, आपको क्या कहते हैं बहुत बड़े कॉम्पैक्ट सिस्टम है आपका, तो वहाँ पे आपको बड़े पीएलसी की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी स्पीड भी ज़्यादा हो, जिसकी प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा हो, तो बेसिकली वो काफ़ी महंगा मिलेगा। अगला हम देख लेते हैं कंपेटिविटी विद कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। इसके बाद हम देख लेते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के मुताबिक जैसे आपको क्या कहते हैं कोई आपकी ऐसी कंपनी है जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह की या आइसक्रीम वगैरह की इंडस्ट्री है, या फिर कोई आपकी स्टील की कंपनी है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो वो भी एक अच्छा फैक्टर बन जाता है कि आपको किस तरीके का पीएलसी चाहिए, आपको कोल्ड कंडीशन के लिए चाहिए या फिर हॉट कंडीशन के लिए चाहिए। क्योंकि आप कोल्ड कंडीशन वाली पीएलसी का हॉट कंडीशन में लगा देंगे तो वो वहाँ के टेम्परेचर को जो वेरिएशन होगा उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। कॉस्ट एंड मेंटेनेंस, कॉस्ट भी एक बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपकी छोटी इंडस्ट्री है वहाँ पे आप ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं तो पीएलसी को ऐसा पीएलसी यूज़ करेंगे जो आपको कॉस्ट एफिशिएंट हो और जिसका मेंटेनेंस कम हो, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री छोटी है। अगर बड़ी इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसा पीएलसी चाहेंगे जिसकी एफिशिएंसी अच्छी हो और जो आपका क्या कहते हैं जिसका लार्जर प्रोसेसर हो, स्पीड अच्छी हो, तो वहाँ पे कॉस्ट भी बढ़ जाती है और उसका मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है। इसका हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? ऑटोमेटेड असेंबली लाइन, जैसे कि मैं बताता हूँ, पैकेजिंग में बता चुका हूँ आपको, ट्रांसपोर्ट में बता चुका हूँ, कन्वेयर बेल्ट में बता चुका हूँ, फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में आता है, पावर प्लांट ऑटोमेशन में आता है। अब इसके हम कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। पीएलसी का एडवांटेज क्या है? इजी टू प्रोग्राम एंड रिकन्फ्यूम। फ्रेंड्स, इसमें प्रोग्रामिंग करना काफ़ी इजी रह जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, जो हमारा वायर्ड रिले सिस्टम होता था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वायर होते थे, जिसके अंदर हमें कोई भी टास्क को चेंज करना हो तो वो वायर को इंटरचेंज करना पड़ता था। और उसके अंदर मेंटेनेंस भी उसका ऐसा होता था कि कोई नॉर्मल बंदा है फिर जिसके पास कम नॉलेज है वो उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाता था। उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती थी और मेंटेनेंस करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी ड्यू टू कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। उसकी डिज़ाइन इतनी सिंपल नहीं होती थी। लेकिन पीएलसी में आप बहुत ही आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। रिलायबल इन हर इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ये फ्रेंड्स हर तरीके के इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में क्या कहते हैं रिलायबल होता है। रियल टाइम ऑपरेशन एंड प्रिसाइज कंट्रोल, और इसके अंदर जो क्या कहते हैं कंट्रोल होता है हमारा बहुत ही प्रिसाइज होता है रियल टाइम ऑपरेशंस के लिए। स्केलेबल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज सिस्टम। फ्रेंड्स, ये हमारे हर तरीके के सिस्टम के लिए उपलब्ध है। अब स्केलेबल मतलब हर साइज़ के लिए उपलब्ध है। आपको छोटी पीएलसी चाहिए छोटी पीएलसी ले लीजिए, आपको बड़ी पीएलसी चाहिए बड़ी पीएलसी ले लीजिए। हर साइज़ का पीएलसी आपको मौजूद है। जहाँ पे इसके कुछ एडवांटेज है वहीं पे उसके कुछ डिसएडवांटेज है। हाई इनिशियल कॉस्ट। फ्रेंड, जो पीएलसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। रिक्वायर्ड स्किल पर्सन फॉर प्रोग्रामिंग एंड मेंटेनेंस। फ्रेंड, जो पीएलसी होता है ऐसा नहीं पीएलसी में हर कोई प्रोग्रामिंग कर सके। पीएलसी की प्रोग्रामिंग बिल्कुल अलग होती है आपके कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग से, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया, सीएसएस हो गया। इनकी प्रोग्रामिंग बिल्कुल डिफरेंट है, पीएलसी की प्रोग्रामिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, हमें स्किल पर्सन ऐसा चाहिए जो पीएलसी की प्रोग्रामिंग जानता हो और उसका अच्छे से मेंटेन जानता हो। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अभी 2 यूनिट बची हुई हैं, उनका वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा शाम तक। थैंक यू फ्रेंड्स।